गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सबों को फिजिक्स में रेलवे से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? रोमर द्वारा प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ विशेष जानकारी पर बढ़ते हैं। विशेष जानकारी में आप ये जानिए कि रोमर साहब से पहले भी 1667 ईस्वी में प्रकाश की चाल जो है गैलीलियो द्वारा निकाला गया था। गैलीलियो द्वारा जो है निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन गैलीलियो साहब जो है प्रकाश की चाल निकालने में असफल हो गए। फिर 8 साल के बाद जो है 1675 ईस्वी में प्रकाश की चाल की गणना जो है रोमर साहब द्वारा किया गया था। और ये डेनमार्क के रहने वाले वैज्ञानिक थे और ये सफल हो गए प्रकाश की चाल निकालने में, और प्रकाश की चाल निकालने में ये सफल हुए। ठीक है, चलिए आप ये भी जान लीजिए कि श्वेत प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंगों का मिश्रण है ये 7 रंगों का मिश्रण है। और इस बात की जानकारी जो है सबसे पहले हमें न्यूटन साहब द्वारा दिया गया था। इस बात की जानकारी कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है, इसकी जानकारी हमें न्यूटन द्वारा दिया गया था। भौतिकी का जनक, आप ये भी जानिए कि भौतिकी का जनक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का जनक जो है किसको कहा जाता है? न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। अब ये भी याद रखिए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश पर किसी माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश का 2 चीज चेंज नहीं होता है। आप याद रखिएगा, प्रकाश का 2 चीज चेंज नहीं होता है। वो पहला है रंग, दूसरा है आवृत्ति। पहला क्या है? रंग है, और दूसरा क्या है? आवृत्ति। तो पहला रंग हो गया और दूसरा हो जाएगा आवृत्ति। ये 2 चीज जो है नहीं बदलता है। ये 2 चीज क्या होता है? किसी माध्यम से जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो ये 2 चीज नहीं बदलता है। बाकी अन्य चीज जो है तरंगदैर्घ्य हो गया, वेग हो गया, ये सब क्या होता है? बदल जाता है। चलिए दोस्तों आप याद रखिए कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में या फिर हवा में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और वही पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे कि निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरणें को जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है प्रकाश किरण को पृथ्वी तक आने में। वही चंद्रमा से
परावर्तित चंद्रमा से परावर्तित किरणें को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। 1.3 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों हम ऑप्शन ए पे डालते हैं नजर। ऑप्शन ए में आइंस्टीन दिया हुआ है, तो आइंस्टीन द्वारा जो है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो प्रकाश, विद्युत प्रभाव और सापेक्षता का सिद्धांत तथा E बराबर mc², ये चीज जो है आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन साहब द्वारा जो है ये दिया गया था। प्रकाश, विद्युत प्रभाव और सापेक्षता सिद्धांत E बराबर mc², फार्मूला जो है काफी फेमस फार्मूला है, बराबर एग्जाम पूछे जाते हैं, ऊर्जा के लिए है। ठीक है, ये जो है आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। अब चलिए देखते हैं दोस्तों प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइजेन द्वारा दिया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? हाइजेन द्वारा दिया गया था। और प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत का सिद्धांत जो है ये दिया गया था थॉमस यंग द्वारा। थॉमस यंग द्वारा जो है प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे आप कि थॉमस यंग द्वारा जो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया गया था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हाइजेन द्वारा दिया गया था। प्रकाश, विद्युत प्रभाव, सापेक्षता सिद्धांत E बराबर mc² आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ठीक, तो दोस्तों प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर के बने हुए हैं, प्रकाश के सबसे पहले चाल ज्ञात करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें सफल कौन हुए? रोमर साहब सफल हुए। ठीक है, और न्यूटन को जो है भौतिकी का जनक कहा जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का क्या क्या नहीं बदलता है माध्यम में जाने के बाद? तो रंग नहीं बदलता है और आवृत्ति नहीं बदलता। ये दो चीज जो है नहीं बदलता है प्रकाश का चाल जो है निर्वात की हवा में 3.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और पानी में प्रकाश का चाल जो है 2.25 मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में प्रकाश चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की किरणें को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, जबकि वही चंद्रमा से परावर्तित किरणें को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा क्या अदीप्त वस्तु है, और जब प्रकाश किरणें सूर्य से निकलती है और वे किरणें जब परावर्तित होकर के चंद्रमा से हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसको पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चलिए हम कुछ सिद्धांत देख लेते हैं प्रकाश से संबंधित। तो प्रकाश, विद्युत प्रभाव या सापेक्षता सिद्धांत या फिर E बराबर mc², ये जो है आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। ठीक, प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइजेन साहब द्वारा दिया गया है। प्रकाश की व्यतिकरण का सिद्धांत ये थॉमस यंग द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है रेटिना के पीछे, दूसरा ऑप्शन है रेटिना के आगे, तीसरा ऑप्शन है आइरिस पटल पर, तो चौथा ऑप्शन है कॉर्निया पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों हम कुछ विशेष जानकारी दृष्टि दोष से संबंधित प्राप्त करते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग चारों दृष्टि दोष को संक्षेप में देख लेते हैं। तो पहला दृष्टि दोष इस प्रकार हम लिखे, तो पहला प्रकार हो जाएगा इसका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण, तो कारण क्या है? नेत्र लेंस के गोलाई का बढ़ना, नेत्र से गोलाई का मोटा होना।
नेत्रलेंस की गोलाई का मोटा होना। ये क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, नेत्रलेंस की गोलाई का मोटा हो जाना। नेत्रलेंस की गोलाई का मोटा होना, नेत्रलेंस की गोलाई का मोटा होना। दूसरा प्रकार है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष होने का कारण है दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष होने का कारण है, इसमें क्या होता है कि नेत्रलेंस की गोलाई का पतला हो जाना, नेत्रलेंस की गोलाई का पतला हो जाना, नेत्रलेंस की गोलाई का पतला हो जाना। और तीसरा प्रकार है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो इस दोष में होता है क्या, आंख की सामान्य क्षमता समाप्त हो जाती है या फिर बहुत बहुत कम हो जाती है। सामान्य क्षमता में कमी, सामान्य क्षमता में कमी होता है, जिस कारण क्या होता है, दूर अथवा निकट दोनों बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिस कारण दूर तथा निकट दोनों बिंदु प्रभावित हो जाता है। चौथा आपका दोष है अबिंदुकता। चौथा दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता होने के कारण है आंख की वक्रता त्रिज्या में खराबी, वक्रता त्रिज्या में, आंख की वक्रता त्रिज्या में खराबी ये कारण हो गया। चलो हम देखते हैं निवारण को, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी या बायोफोकल या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अभिन्नता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे कि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। और उत्तल लेंस होता है और प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र में कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, ये लेंस जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना बनाता है। दोस्तों अब हम प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसमें रेटिना के आगे बनता है, इसमें रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, याद रखेंगे आप कि मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है, ये उत्तल लेंस जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना बनाता है, रेटिना पर, कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है, रेटिना बनाता है। कैसा बनाता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है,
प्रतिबिंब की प्रकृति होती है काल्पनिक छोटा, वस्तु छोटा और उल्टा, वस्तु छोटा और उल्टा। दोस्तों प्रतिबिंब तो बनता है उल्टा, लेकिन मानव मस्तिष्क में वस्तु को सीधा देखने की संवेदना होती है, जिसके कारण वस्तु को हम सीधा देख पाते हैं। दोस्तों आप याद ये भी रखिएगा कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को देख सकता है और अधिकतम अनंत तक की दूरी को देख सकता है। ठीक, तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन सभी पॉइंटों से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। दोस्तों एक बात और याद रखेंगे आप कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब मानव नेत्र बनता है और वस्तु जब मानव नेत्र के सामने से हटा लिया जाता है, तब उस वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव हमारे नेत्र पर 1/16 सेकंड तक रहता है। प्रतिबिंब का प्रभाव नेत्र पर कितने समय तक के लिए रहता है? 1/16 सेकंड तक के लिए रहता है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब का प्रभाव जो है 1/16 सेकंड तक के लिए रहता है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी। ठीक, चलिए एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं। दृष्टि दोष जो है 4 प्रकार के होते हैं: निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस की गोलाई जब बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और नेत्र लेंस की गोलाई जब बढ़ता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाता है और नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस यानी रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। जबकि दूर दृष्टि दोष जो है इसके होने के कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का पतला हो जाना। दूर दृष्टि दोष होने के कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का पतला हो जाना। जब मानवीय नेत्र लेंस पतला हो जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तब उस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जरा दृष्टि दोष में देखिएगा, जरा दृष्टि दोष होने के कारण है आंख की सामान्य क्षमता खो देना। आंख जो अपनी सामान्य क्षमता जो होती है, देखने की क्षमता जो होती है, खो देती है, जिसके कारण निकट अथवा दूर दोनों बिंदु प्रभावित हो जाती है। इस तरह के दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, ना ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक, तो इस दोष को दूर करने के लिए दूरफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि अबिंदुकता दोष में क्या होता है? आंख की वक्रता त्रिज्या में खराबी हो जाती है। अबिंदुकता दोष होने के कारण है आंख की वक्रता त्रिज्या में खराबी। ऐसा क्यों होता है कि बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे एज बढ़ता है उस हिसाब से हमारे आंख की सिलेरी मांसपेशी ढीली होती जाती है, जिसके कारण हमें अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तु धुंधला नजर आता है, बिंदु आकार की वस्तु नजर आता है, इसीलिए इस दोष का नाम पड़ गया अबिंदुकता दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस सारे पॉइंट का आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि पार्श्व किसकी इकाई है? पार्श्व किसकी इकाई है? तो पहला ऑप्शन ए है आपका दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाशीय तीव्रता की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर, यानी पार्श्व जो है दूरी की इकाई है, पार्श्व दूरी की इकाई है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि पार्श्व जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? पार्सेक है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई पार्सेक भी होता है और एक प्रकाश वर्ष भी होता है। तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और प्रकाश वर्ष जो है ये भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष तो प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसी 3.26 प्रकाश वर्ष को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा।
ठीक है। और इसी के हम किलोमीटर में चेंज करेंगे 3.08 गुना 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और इसी को हम मीटर को जो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष का मान। ठीक, एक प्रकाश वर्ष का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन्हें भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम बराबर पूछे जाते हैं। तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, इसे याद रखेंगे। और प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, लेकिन उसमें पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है खगोलीय दूरी मापने की। ठीक, अब देखिए दूरी जो है, दूरी के बारे में बता देना चाहते हैं। तो दोस्तों उससे दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है दूरी। और राशि जो है दो प्रकार के होते हैं, राशि जो है दो प्रकार के होते हैं। एक सदिश राशि होते हैं और दूसरा अदिश राशि होते हैं। तो सदिश राशि में आ जाएगा त्वरण, वेग, बल, विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशि है। ये सब क्या है, सदिश राशि है। ठीक, जबकि अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा ऊर्जा, कार्य, चाल, ताप, ये सब क्या है, अदिश राशि का उदाहरण है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। तो सदिश राशि किसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। तो सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों निश्चित होता है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है कि वह राशि जिसमें परिमाण निश्चित होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो इसीलिए ये दूरी जो है अदिश राशि में आ गया, इसीलिए दूरी जो है अदिश राशि में आ गया। ठीक है। तो सदिश में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है, जबकि अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण निश्चित होता है, दिशा उसमें निश्चित नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपका है, सूर्य उदय होते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है विकिरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है जल वाष्प के कारण, तीसरा ऑप्शन है परिकिरण के कारण और चौथा ऑप्शन है धूल कण के कारण। तो दोस्तों हम बता देते हैं, इसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन आपका है सी। ऑप्शन क्या है, सी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। तो परिकिरण के कारण ही सूर्य उदय होते समय और सूर्य डूबते समय लाल हमें दिखाई पड़ती है, परिकिरण के कारण ही। दोस्तों उसे याद रखिएगा, वायुमंडल में रंग से संबंधित जितने सारे घटनाएं घटती है वे सभी परिकिरण के कारण ही घटनाएं घटती है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ विशेष जानकारी को। विशेष जानकारी में हम लोग देखेंगे कि परिकिरण क्या है। तो परिकिरण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों ये क्या है, कोई वायुमंडलीय कण है और ये प्रकाश की किरणें हैं। जब प्रकाश किरणें इस वायुमंडलीय कण से टकराती है, ये क्या होती है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश किरण का इस तरह से फैलने की घटना जो होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से, किसी धूल कण से टकराकर चार दिशाओं में छिटक जाती है, फैल जाती है, इस फैलने घटना को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्री पानी होता है, समुद्री पानी जो नीला दिखता है, समुद्री पानी जो नीला दिखता है, ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। और आकाश का स्वच्छ आकाश भी हमें नीला दिखाई देता है, आकाश का नीलापन, आकाश का नीलापन जो है, आकाश में नीला दिखाई देता है, ये भी परिकिरण के कारण ही दिखता है। तो रंग से संबंधित जितनी सारी घटनाएं घटती है वो परिकिरण के कारण ही घटती है। ठीक, तो आप इन्हें याद रखेंगे। पहला पॉइंट है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य,
सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होगा। किस रंग का होगा? लाल रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है सबसे कम तरंग दैर्ध्य। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है बैंगनी रंग का होगा। बैंगनी रंग का किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। बैंगनी रंग का होगा सबसे अधिक प्रकीर्णन। सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंटों को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों आपको ये भी जान लेना चाहिए कि रंगीन टीवी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टीवी, तो रंगीन टीवी में दोस्तों नाहला रंग का प्रयोग किया जाता है। नाहला एक ट्रिक है, इससे देखिए 3 रंग बनेगा। नीला, ह से हरा बन जाएगा, लास्ट लाल बन जाएगा, इन तीनों रंगों को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि प्राथमिक रंग का प्रयोग जो है टीवी में किया जाता है। रंगीन टीवी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक चीज और आप याद रखेंगे कि श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है ये 39 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 39 एंगस्ट्रॉन से 78 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है आपका कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होता है। बर्फ पर दाब जब बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है उस दाब का? तो पहला ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है, बर्फ के टुकड़ा पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ गलना क्या होता है? घट जाएगा। ठीक, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए दोस्तों हम कुछ विशेष जानकारी पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा विशेष जानकारी में कि जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होता है, जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होता है यानी अपना आकार छोटा करता है, उस पदार्थ के ऊपर यदि दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ है बर्फ। ऐसे पदार्थ क्या? बर्फ है, ढलवा लोहा है, और विस्मत है। ये सब क्या है? ऐसे पदार्थ है जो पिघलने पे क्या होता है? संकुचित होता है। पिघलने पर संकुचित होता है, अपना आकार क्या करता है? छोटा करता है। और इसके ऊपर यदि दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर इस पदार्थ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। गलनांक कम हो जाएगा। गलनांक क्या होगा? कम हो जाएगा।
दाब जब बढ़ाया जाएगा ऐसे पदार्थ पर तो इसका गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि ये पदार्थ जो पिघलने पे क्या होता है, संकुचित होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघलने पे क्या होता है, प्रसार होता है, उसका फैलाव होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ है आपका मोम, घी, ये सब पदार्थ क्या है, फैलता है। ये सब पदार्थ क्या होता है, फैलता है पिघलने पर। इसमें क्या होता है, फैलाव होता है। ऐसे पदार्थ में क्या होता है, फैलाव होता है। तो इस पदार्थ को यदि दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाने पर इस पदार्थ को यदि दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाने पर इस पदार्थ का गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। गलनांक इस पदार्थ का बढ़ जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। गलनांक क्या हो, इस पदार्थ का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो पदार्थ पिघलने पर फैलता है उस पदार्थ पे तुम दाब बढ़ाएंगे, दाब जब लगाएंगे तो उस पदार्थ का गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो पदार्थ प्रसारित होने के बाद, पिघलने के बाद संकुचित होता है, जो पदार्थ पिघलने के बाद संकुचित होता है और उस पदार्थ पे जब हम दाब लगाते हैं तो पदार्थ क्या होगा, उस पदार्थ का गलनांक कम हो जाएगा, उस पदार्थ का गलनांक कम हो जाएगा। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों दाब की बात हो रही है, तो दाब के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। दाब जो है, दाब किसको कहते हैं, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब बराबर फॉर्मूला बन जाता है बल बटा क्षेत्रफल। आप इन्हें भी याद रखेंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है। इसका बीमा निकालिएगा, बीमीय सूत्र, दाब का बीमीय सूत्र हो जाएगा, बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी पावर माइनस 2 और क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। इस तरह से इसका बीमीय सूत्र निकल जाएगा एम एल पावर माइनस 1 और टी पावर माइनस 2। तो ये हो गया दाब का बीमीय सूत्र। दाब का क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। और बीमा क्या होगा, दाब का बीमा, तो दाब का बीमा हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस 2। तो ये हो जाएगा दाब का बीमा होगा। बीमीय सूत्र के ऊपर जो पावर है, घात है, उसको यदि हम केवल लिखते हैं तो वही इस बीमीय सूत्र का क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। ठीक है, अब चलिए इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक देखिए क्या हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक पहले आप इसमें निकाल सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बीमा का आधार पे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, या एम है मास तो केजी, केजी, मीटर है एल है मीटर तो केजी मीटर इनवर्स, और टी समय है, टाइम है तो सेकेंड का माइनस 2। ये इसका हो जाएगा क्या, एसआई मात्रक हो जाएगा। तो आप इन्हें याद रखेंगे। और दाब का एक मात्रक होता है पास्कल भी। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है दाब का मात्रक, क्योंकि पास्कल साहब जो है दाब को परिभाषित किए थे। ठीक, तो आप इन्हें याद रखेंगे। दोस्तों आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि शुद्ध पदार्थ में यदि अशुद्ध पदार्थ मिला दिया जाता है, अशुद्धि मिलाने से किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अशुद्धि मिला देने से किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पानी जो है 0 डिग्री ताप पर क्या होता है, बर्फ बन जाता है। पानी जो है 0 डिग्री ताप पर बर्फ बन जाता है। और ये बर्फ यदि 0 डिग्री ताप पर पिघल रहा है तो इस बर्फ में क्या करते हैं हम, इस बर्फ में हम क्या करते हैं, बर्फ मान लीजिए 0 डिग्री ताप पर क्या बर्फ है, और इस बर्फ में हम मिला देते हैं क्या, नमक मिला देते हैं। इस बर्फ में नमक मिला देते हैं या फिर सौंफ मिला देते हैं। इस बर्फ में नमक या सौंफ मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला देने के बाद इसका क्या होता है, गलनांक 0 डिग्री से घटकर माइनस 22 डिग्री तक, माइनस 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, तब ये माइनस 22 डिग्री सेल्सियस में जाकर पिघलेगा। ठीक है, कहने का मतलब अशुद्धि मिला देने से किसी पदार्थ में मिलाने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है, गलनांक कम हो जाता है। जैसे देखिए बर्फ जो है 0 डिग्री ताप पर क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है, और यदि उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पिघलने लगता है। और उससे बचाने के लिए यदि इस बर्फ में नमक या सौंफ मिला दिया जाता है तो इसका गलनांक जो है माइनस 22 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ठीक है, यानी इसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। और इस प्रकार का जो मिश्रण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं हिम मिश्रण। हिम मिश्रण, इसको बोलते हैं हिम मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, हिम मिश्रण बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है
किया जाता है किसमें, गुल्फी या आइसक्रीम क्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि किसी शुद्ध पदार्थ में या किसी पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ की मिला देने से उसका गलना क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मात्र हम लोग 5 क्वेश्चन को देखे हैं और शेष आगे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।